अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के हवाले से, जहां पाकिस्तान को बड़ी ही ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। कल हमने देखा बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। 193 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। सिर्फ 37 ओवर्स ही वो खेल सके थे और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, एक बार फिर से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस थी उनकी रही है। और हमने देखा कि किस तरह से फिर पाकिस्तान ने इस स्कोर को चेज़ भी कर लिया। बेहतरीन किस्म की पाकिस्तान की तैयारी है। एशिया कप में फतूहात का सिलसिला पाकिस्तान का जारी है और इन फतूहात को सेलिब्रेट करने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए बेहतरीन अज्जा से बनी कैडबरी की जो आला मयार की चॉकलेट है, मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही सबसे बेहतरीन चॉइस है। कैडबरी जिसे मेल्ट इन दी माउथ कहा जाता है, अपने सिग्नेचर चॉकलेट्स के लिए जाने जाते हैं और एक ऐसी चॉकलेट है जो कि आला मयार की है, बेहतरीन जायका रखती है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है और साथ ही साथ सस्ती भी है, कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो कैडबरी मिठास को बांटकर रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, हमारे प्यारों की ज़िंदगियों में जो खुशी लाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं वो भी कैडबरी के दीवाने हैं और बड़े शौक से चॉकलेट खाते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप मेले की हम साथ बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सजने में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, जब तमाम दुनिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और हम देख रहे होंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो दुनिया का चक्कर लगाते हुए अभी पाकिस्तान भी पहुंच चुकी है। फतूहात का सिलसिला हमारा एशिया कप में जारी है। 3 रोज़ा दौरे पर यह ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंची है, जहां वर्ल्ड कप ट्रॉफी को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखा गया है और जो हमारे वजीर खेल पंजाब हैं वहाब रियाज, उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी की पर्दाकुशाई की है और अब शायकीन भी इस ट्रॉफी का दीदार कर सकेंगे। वर्ल्ड कप ट्रॉफी को तारीखी मकामात की सैर भी कराई जाएगी और साथ ही साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो सफ़र है वो जून में मेज़बान भारत से इस सफ़र शुरू हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और कुवैत समेत जो दीगर ममालिक हैं, फिर वहाँ से होता हुआ ये ट्रॉफ़ी अब पाकिस्तान पहुँची है। तो जो फैंस हैं उनको अब इंतज़ार है कि वर्ल्ड कप कब शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं हमारे जो पेसर्स हैं, हमारे जो बैटर्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट में हमें काम करने की ज़रूरत है, तो प्रोग्राम में चलकर आगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कप को भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। एक के बाद दूसरा बहरान, सियासी बेयकीनी तवील। शाहीनों के सामने बंगाल टाइगर्स ढेर। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया, अवामी मुश्किलात कम ना हो सकी और महंगाई ज़हनी बीमारियों की वजह बनने लगी। सबसे पहले बात करेंगे वतन अजीज़ को। सियासी बहरान का हमने देखा कि रोज़े अव्वल से ही हमें सामना है, लेकिन मामलात चलते रहे। हालिया दिनों में दो बड़े बहरान हम देख रहे हैं, एक सियासी बहरान है और एक मुआशी बहरान है, जिससे निकलने की पाकिस्तान इस वक्त कोशिश करता हमें दिखाई दे रहा है। जब हम इंतखाबात की बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसकी तारीख का ऐलान करना चाहिए, तमाम पार्टियों को इस पर मुत्तफिक होना चाहिए, क्योंकि मईशत को संभालने के लिए अब जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी हुकूमत का इंतखाब किया जाए जो कि अपना टेन्योर कंप्लीट करे और पाकिस्तानी मईशत को एक दुरुस्त राह पर डाले। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बार बार बात की जाती है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, क्योंकि जब भी नई गवर्नमेंट आती है इक़्तिदार में तो उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ तब्दील की जाती हैं, एक दूसरे की पॉलिसियों पर एतराज़ किया जाता है, प्लान्स चेंज कर दिए जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी फिर हम उसमें नहीं देखते। फिर सितंबर के महीने में अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि सितंबर का जो महीना है बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर चुका है, क्योंकि इस महीने में जो अहम इदारों के सरबराह है वो अपनी रुखसती की तरफ बढ़ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि कुछ अहम फैसले भी इन दोनों सरबराहान की जानिब से लिए जा सकते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, सदर ममलिकत आरिफ अलवी इसमें शामिल हैं। मुल्क में निगरान हुकूमत अभी काम कर रही है, जिसको बड़ी होशमंदी से काम लेना होगा, क्योंकि निगरानों का काम है कि इंतखाबात बर वक्त हों, शफाफ हों। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इंतखाबात कब होंगे और इस हवाले से ये सूरत हाल अभी तक गैर यकीनी का शिकार हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नैब तरामीम केस के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार मुजम्मल सहरवर्दी साहब ने। मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नैब तरामीम केस की मैं बात करूं तो फैसला महफूज हो चुका है और कहा कि नैब तरामीम का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो शहबाज शरीफ को ही हुआ है और मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि नैब तरामीम पर
अगर तो फुल कोड बना दिया जाता तो मुझे और आपको तो कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये तरमीम बनाई थी। कोई शहबाज शरीफ ने अकेले कोई ऑर्डिनेंस लाकर तो की नहीं थी। और अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है, वैसे तो उस कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और अगर अदालत उसको देखना भी चाहती है तो वो कोई 2-3 रुकनी बेंच नहीं हो सकता, वो फुल कोर्ट हो सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला आ भी गया, क्योंकि जैसा कि लग रहा है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और एजाजुल अहसन साहब की बात से, के रिमार्क से, जबकि मंसूर अली शाह साहब की रिमार्क से लग रहा है कि वो तो समझते हैं कि ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, अदालत को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर तरमीम खत्म भी हो जाती हैं तो मुझे ये लगता है कि अगली पार्लियामेंट आके दोबारा ये तरमीम कर देगी और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त भी हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा नुकसान नहीं होने जा रहा कि ये करने के बाद सब गिरफ्तार हो जाएंगे, सब अंदर हो जाएंगे, किसी को कुछ होगा नहीं। तो मेरे ख्याल में हम ओवर असेस कर रहे हैं सूरत हाल को। नैब भी इन मुकदमात को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहता। इमरान खान के 4 साल दौर में इनमें से किसी मुकदमे का कोई फैसला नहीं हो सका था। तारीख पर तारीख का शिकार थे और सब मानते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमात थे। ठीक है मुज़म्मिल साहब, जिस तरह से आप बात करें कि फुल कोर्ट इस मामले पर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इस पर बड़ी तनकीद की जाती है बार बार, और यही कहा गया है कि हर बार इस तरह से नहीं हो सकता कि किसी के भी कहने पर फुल कोर्ट बना दिया जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि सियासी जो रहनुमा है उनके खिलाफ फिर मुकदमात शुरू नहीं होंगे, तो नैब तरामीम के बाद फिर आप क्या देख रहे हैं, क्या मंजरनामा सामने आएगा? नवाज शरीफ के लिए कोई मुश्किलात बढ़ सकती हैं, शहबाज शरीफ के लिए कोई मजीद मुश्किलात बढ़ सकती है अगर गिरफ्तारी नहीं अमल में आती? तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किलात बढ़ सकती। और क्योंकि आप कोई शहजाद अकबर मुल्क में नहीं हैं जो मुकदमात को उस तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड करेंगे। मुझे लगता है कि ये हाल भी हो जाए तो नैब इनको चलाने में दिलचस्पी नहीं रखेगा। नैब इनको वैसे ही विड्रॉ करना चाहता है और ये मुकदमात आगे चलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मुज़म्मिल साहब, अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने पर हमने देखा जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, नैब केसेस से उन्हें निजात मिली, तो कुछ लोगों का इस हवाले से भी कहना है कि नवाज शरीफ तो हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मजबूर किया गया था। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में उस वक्त हुकूमत लेने का जो फैसला है वो एक इत्तफाक राय से हुआ। नवाज शरीफ की मर्जी उसमें मौजूद थी और उसके मुस्लिम लीग नून को बहुत से फवायद भी हुए हैं। और आज अगर मुस्लिम लीग नून के दरवाजे पर इक़्तिदार दोबारा दस्तखत दे रहा है और हम समझते हैं कि उनका दोबारा आने का भी चांस हो सकता है, तो वो इस हुकूमत की वजह से ही है। वरना अगर इमरान खान का तसलसल रहता तो वो ऐसे फैसले कर सके इनमें फैज साहब को चीफ बनाने का और दीगर, कि मुस्लिम लीग नून की सियासत ही खत्म हो जाती है। और आज जिस तरह पीटीआई के बारे में ये बात कही जा रही है, फिर मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में होती। तो मुझे लगता है कि वो फैसला दुरुस्त था और नवाज शरीफ साहब उस पर ऑन बोर्ड थे। और आज अगर नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी की बात हो रही है तो वो उसी की वजह से है कि आपने 15-16 माह एक हुकूमत करके कुछ ऐसी कानून साजी कर ली है, बाकी कुछ ऐसे रास्ते बना लिए हैं कि नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन है। ठीक है, लेकिन इन 16 माह का आपको नहीं लगता कि नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है? जिस तरह से महंगाई में जब इजाफा हुआ है, अपने मुंह से वो कहते रहे हैं कि हमने रियासत कुर्बान कर दी, हमने सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत को बचा लिया, तो नुकसान तो काफी हुआ है मुस्लिम लीग नून को। उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, ये तो वोटर ने फैसला करना है। एंड ऑफ द डे वोटर ने जाके फैसला करना है कि वो किसको जिम्मेदार समझता है। क्या वो समझता है कि रियासत बचाई गई है या वो समझता है सियासत बचाई गई है। वोटर ने फैसला करना है कि उसने 9 मई के मुल्ज़मान के हक में वोट डालना है या उनके हक में वोट डालना है। वोटर के पास बहुत सारे सवालात होंगे जिनके जवाब ढूंढते हुए वो अपने बैलेट का फैसला करेगा। और जब इलेक्शन होंगे उस वक्त का माहौल भी ये फैसला करेगा कि वोटर का क्या फैसला है, मैदान में कौन कौन है और कौन नहीं है, वोटर को क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं। क्योंकि वोटर ने तो उन्हीं चॉइसेस में से कोई एक फैसला करना है ना। वो अपनी मर्जी से तो कोई चॉइस सामने नहीं ला सकता कि मेरे सामने जो बैलेट पेपर पे है मैं इनमें से किसी को
वोट नहीं देता तो मैं फलां को वोट देता हूँ। उसने उन्हीं में से किसी को वोट देना है, तो वो देखा जाएगा कि बैलेट पे कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उस वक्त मैदान में कौन होगा कौन नहीं होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आप देख रहे हैं उस वक्त मैदान में मौजूद होंगे, इंतखाबी निशान उनका बैलेट पेपर पर मौजूद होगा। बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि अब जो बल्ले का निशान है वो तो बैलेट पेपर पर ही नहीं होना चाहिए। देखिए, ये भी 2018 में हुआ है सेनेट के इलेक्शंस में, जब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स खड़े हुए तो उनसे शेर का निशान छीन लिया गया और उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा कौन सा काम होना है जो पहले नहीं हुआ है? इमरान खान साहब ऐसे तमाम काम करके ही इक्तदार में आए थे और उसके बगैर आ गए थे। तो अगर एक काम पहले हुआ है दोबारा हो जाएगा तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि आप मुझे कहेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। ठीक है, आपने पहले ये काम किया है और इसकी एक तारीखी रिवायत मौजूद है कि अगर पार्टी लीडर को सजा हो जाए और वो पार्टी की क़यादत करने पर बजिद हो तो आप उसके नुमाइंदों से निशान छीन लेते हैं। इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर से निशान छीना गया था ना कि वो नवाज शरीफ उस वक्त पार्टी सरबराह थे और कहा गया कि उनकी सरबराही में शेर का निशान नहीं हो सकता। तो अगर इमरान खान साहब उस वक्त सजा याफ्ता होंगे और उनको सजाएं हो गई होंगी तो वो भी टिकट जारी नहीं कर सकते, पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते, जैसे कि नवाज शरीफ नहीं हो सकते थे। ये अब इमरान खान ने फैसला करना है कि वो पार्टी किसको दे देते हैं तो निशान बच जाएगा, और अगर वो किसी को नहीं देंगे। इन दी एंड नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दी ना कि मुस्लिम लीग नून को बचाना था, शेर के निशान को बचाना था आगे आम इंतखाबात में, तो उन्होंने वो शहबाज शरीफ को दे दी। इसी तरह इमरान खान को भी फैसला करना है कि उन्होंने अगर बल्ले का निशान बचाना है तो तहरीक इंसाफ किसको देनी है, और अगर नहीं बचाना अपने पास रखना है तो फिर नहीं होगा। ये तो कानूनी रास्ता है, इसमें क्या है बाम। ठीक है, मुज़म्मिल साहब, सितंबर के महीने की अहमियत को कैसे देख रहे हैं? चीफ जस्टिस की बात करें, सदर पाकिस्तान की बात करें, दोनों की मुद्दत खत्म हो रही है। बहुत से लोग इसे तारीखी सितंबर कह रहे हैं। आपको लग रहा है कोई हलचल होगी या फिर दरिया इसी तरह से खामोशी से बहता रहेगा? नहीं, देखें, चीफ जस्टिस के जाने से यकीनन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तो तब्दील होगा और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को जो अदालती सहूलतकारी हासिल है और जो लाडले का सलूक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और एक यकसा निज़ाम इंसाफ की तरफ हम चले जाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता सदर ममलिकत घर जाएंगे। मुझे लगता है कि इंतखाबात के बाद भी 60 दिन के अंदर जब तक नया सदारती इंतखाब नहीं होता वो बैठे रहेंगे। उन्हें क्या आइन उन्हें बैठे रहने की इजाज़त देता है तो वो क्यों जाएंगे? मुझे नहीं लगता वो इस्तीफा देंगे या घर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि वो बैठे रहेंगे। ठीक है मुज़म्मिल साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंसाफ आपको यकसा नजर आएगा, अगर मैं चौधरी परवेज इलाही की आपसे बात करूं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करूंगा, उससे इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ रिहाई उन्हें नहीं मिलती, एक तरफ रिहा होते हैं, दूसरी तरफ फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी इधर से कभी उधर से। यहाँ तक के जो अदालत के अहकामात हैं अब वो भी नहीं माने जा रहे। देखें, ये अजीब सी हमें कश्मकश देख रहे हैं रियासत के दो इदारों के दरमियान। उसमें दोनों इदारे जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं खेल रहे। मतलब जो अदलिया के फैसले हैं वो भी यकसा निज़ाम इंसाफ के तहत नहीं है, वो भी लाडले के तहत है। पाकिस्तान के किस मुल्जिम को रिमांड के दौरान जमानत दी जाती है जो परवेज इलाही साहब को दी गई है? पाकिस्तान के किस मुल्जिम को एक ही दरखास्त पर 10 जमानतें दी जाती हैं जैसे कि परवेज इलाही साहब को दी गई हैं? पाकिस्तान के किस मुल्जिम को आप जो है पहली तारीख पर डिस्चार्ज कर देते हैं बगैर ट्रायल के जैसे कि परवेज इलाही साहब को किया जा रहा है? तो वो भी कोई अदालती तारीख के कोई सुनहरे फैसले नहीं हैं जो परवेज इलाही साहब के लिए किए जा रहे हैं। वो लाडले के फैसले हैं और उन्हें कोई अदालती तारीख में अच्छे फैसले नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो एक इंकशाफ जो उन्होंने किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुद चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे भेजा है। देखिए, ये लड़ाई है सालिक और मोनस की। आप शुजात साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सारी तबाही मोनस ने की है। आप परवेज इलाही से पूछेंगे तो वो कहेंगे सारी तबाही चौधरी सालिक ने की है। दोनों वालिद अपने अपने बच्चों के साथ हैं। शुजात साहब अपने बच्चों के साथ हैं, परवेज इलाही अपने बच्चों के साथ हैं। शुजात साहब परवेज के बच्चे को कोसते हैं, परवेज साहब शुजात के बच्चों को कोसते हैं। तो ये हमारे यहाँ अक्सर जो घरों में जॉइंट फैमिलीज में खानदानी लड़ाई है, खानदानी लड़ाई है। वरना परवेज इलाही साहब से कोई पूछे कि आप जब आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के दुआए खैर कर रहे थे
और मिठाई तकसीम कर रहे थे तो वो चोरी शुजात के साथ थी। और जब आप बाजवा के कहने पे और फैज के कहने पे इमरान खान की तरफ गए तो तब तो शुजात आपके साथ नहीं था। आप तो बाजवा और फैज के कहने पे उधर गए थे, शुजात साहब के कहने पे तो नहीं गए हैं। लेकिन कौन उनसे तारीखी हकायक पर बात करे? ये तो खानदान में एक दूसरे के खिलाफ तानेबाजी का जो सिलसिला है उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के मुआशी बहरान से मुतालिक, जो कि हम देख रहे हैं कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा। डॉलर की प्राइस को अगर हम डिस्कस करें, पेट्रोलियम प्राइस की बात करें, बिजली महंगी होने की बात करें, अशिया खुर्दनोश की बात करें, तो हर तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई ही दिखाई दे रही है। और ऐसी महंगाई है जिसकी हालिया तारीख में मिसाल भी नहीं मिलती। बिजली, पेट्रोल, गैस, चीनी और जो दूसरी अशिया हैं उनकी कीमतों में होश रुबा इजाफा हो चुका है, जिसने ना सिर्फ मेहनत कशों की कमर तोड़ दी है बल्कि पाकिस्तान में बिजली का जो यूनिट है वो इस वक्त 50 से 65 रुपये फी यूनिट तक पहुँच चुका है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और IMF के मुआहदे के हवाले से, तो $3 अरब कर्जे का मुआहदा किया और सभी ये जानते हैं कि किस तरह से मुआहदा हुआ, कितना इसमें डिले हुआ। IMF ने पाकिस्तान को अपनी जो तमाम शर्तें हैं वो मानने पर मजबूर किया था और फिर कहीं जाकर ये मुआहदा हुआ था। और उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान उसकी मर्जी के खिलाफ, IMF की मर्जी के खिलाफ कोई भी मालियाती कदम नहीं उठा सकता। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आवाम को कोई रिलीफ देना है तो वो उसकी इजाज़त हमें एक बार फिर IMF से ही लेनी पड़ेगी। IMF ही अगर इजाज़त देगा तो हम लोगों पर जो बोझ डला हुआ है उसको कम कर सकेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं वो ये है कि डॉलर्स और अजनास की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया गया है। अब डॉलर्स के स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। चीनी स्मगलिंग की जो खबरें मौसूल हो रही थी, अफगानिस्तान चीनी स्मगलिंग की कोशिश भी पाकिस्तान से नाकाम बना दी गई है। क्रैकडाउन किया गया है इस हवाले से। और चीनी के स्मगलर्स के खिलाफ ये जो क्रैकडाउन है ये निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। साथ ही साथ बिजली के बिलों की अगर बात करें तो अवाम बुरे हाल में इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं, दुआइयाँ देते हैं, हुक्मरानों को बद्दुआएं देते दिखाई दे रहे हैं। डॉलर की बेलगाम जो परवाज़ है उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कुछ डॉलर के रेट में कमी अभी आ रही है और अमरीकी डॉलर की जो कीमत है उसमें 7 रुपये की मजीद कमी भी आई है। माहिर मईशत अनम नईम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अनम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि IMF से जो मुआहदा किया गया, आवाम को तो उससे कोई कंसर्न नहीं है। आवाम तो ये कहते हैं कि हम पर बोझ डाला जा रहा है। ये बोझ होना चाहिए था उन इदारों में जो पहले ही ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं, या उन सरकारी अफसरान पर, उन मुफ्त सरकारी सहूलियात पर जो कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जो बिला वजह की मराहत हैं वो लोगों को दी गई हैं। जो लोग आज बिजली के बिल दे रहे हैं इतने ज़्यादा, उनका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो ये मराहत हैं उनको कम करना चाहिए, आवाम पर बोझ कम डालना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच अनवार। देखें, मुल्क में इस वक्त सूरत हाल इक्तिसादी बनी हुई है जी। मैं अगर थोड़ा सा पस मंज़र की तरफ जाऊँ तो पिछली जो साबका हुकूमत थी उस हुकूमत में 4 से 5 जो थे वज़रा वो चेंज किए गए। ठीक है, वज़ीर ख़जाना को चेंज किया गया। उसके बाद ऐसा जो इफ़ेक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ सका। उसमें हुआ क्या, महंगाई की शरह बढ़ती गई, सारा का सारा बोझ जो है वो गरीब आवाम पे आ गया। अब IMF ये नहीं कहता कि अवाम का आप खून निचोड़ लें, ना IMF ये कहता है कि जी आप अवाम जो गरीब अवाम है उनसे खून निचोड़ी जाए और उन्हीं से पैसे लेकर आप लोग अपना सर्कल चलाएं। IMF हरगिज़ ये नहीं कहता। हमें पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, अब हमारे मुल्क में पीछे कोरोना का दौर रहा, वो तो ओवरऑल पूरी दुनिया में रहा। कोरोना के दौर से अभी हम नहीं संभले थे, उससे हमारी मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। कोरोना के थोड़ी अरसे बाद ही अगर आप देखें तो हम फ्लड की जद में आ गए। फ्लड की जद में आने के बाद भी जाहिर अभी हम मुआशी तौर पे स्टेबल इस्तेकाम नहीं हुए थे, हम लोग फिर दोबारा से बुरी तरह मुतासर हो गए। अब उस कंडीशन, अब IMF एग्री करती है इन सब चीज़ों से। हमें थोड़ी सी अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हम अपना टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं। लाइक जो लोग टैक्स नहीं देते, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हम लोग अपने अराकीन को, हुकूमत अपने अराकीन को, सरकारी अफसरान हैं उनके इतने प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, उनको इतनी मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, उस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है। अब देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त जो एक मीडियोकर तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो तकरीबन ख़त्म होने के बराबर हो गया है। अच्छा, टैक्स नेट की आप बात कर रही हैं कि टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए, तो वो तो उन्होंने बढ़ा लिया। उन्होंने गरीब आदमी को भी टैक्स डाल के बिल में भेजना शुरू कर दिया, बड़ा आसान कर दिया उन्होंने FVR का काम, कि आपको तो काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस इदारे की हमें ज़रूरत ही नहीं है, टैक्स रिकवरी नहीं कर पाते, कोई मसला नहीं है, हम उस आवाम से भी ले लेंगे जिसकी तनख्वाह 20,000 है या 25,000 है, उसके
बिल में भी टैक्स लग के आ रहा है, ये टैक्स इस तरह से क्यों वसूल किया जा रहा है? यही पॉइंट है। पॉइंट ये है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते, देखें बिजली के यूनिट बहुत जगहों पे फ्री दिए जाते हैं, उनको कवर किया जा सकता है। जो बाकी सहूलियात दी जाती हैं, सरकारी अफसरान को सहूलियात मुख्तलिफ तरीकों से सहूलियात दी जाती हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ से कंट्रोल करके उस चीज़ को हम अपनी इकोनॉमी में एडजस्ट कर सकते हैं। जब वो इकोनॉमी में एडजस्ट होगी, वहाँ से क्या होगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी का पहिया जिस वक्त मेरे मुताबिक बिल्कुल ही जाम हुआ पड़ा है, वो चलने की जद में आ जाएगा। अब एक मजदूर जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है ऑन एवरेज एक महीने की, आप मुझे बताएं वो बेचारा 3 से 4 से 6 हज़ार बिल जमा कराएगा, वो रोटी खाएगा, वो क्या करेगा? उसने तो फिर अपनी इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। ये भी हम प्राइसेस कम बता रहे हैं लोगों को। बिल हमने देखे हैं, उन्होंने बताया कि अगर हमारी 25,000 तनख्वाह है तो हमें 18,000 अभी बिल आया हुआ है, 10,000 उनके घर का किराया है, और अभी जो बाकी यूटिलिटीज हैं वो शुरू होनी है, बच्चों की फीसें हैं, घर का राशन आना है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सिस्टम इस तरह से बेहतर होगा, सिस्टम बेहतर करने के लिए जो हमने बाकी ममालिक का पैटर्न देखा, वो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स पर काम किया, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को डेवलप किया। यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप होगी? जब हम इतनी महंगी बिजली देंगे, हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होगी, तो हम बांग्लादेश को या इंडिया को किस तरह से कम्पीट करेंगे उस इंटरनेशनल मार्केट में? देखें, हमारे पास यहाँ पे पेट्रोलियम के ऊपर आप देखें टैक्स लेवी बढ़ा दी गई है, बाकी टैक्सेस की जद तो अलग है ना। पेट्रोलियम मसनूआत देखें, हमारा पेट्रोलियम एक वाहिद आप कह लें कि ट्रैक है जिसके साथ सारी सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, हम पहचाने जाते थे, मतलब बचपन में हम जब पढ़ते थे जी, पाक स्टडीज पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे मुल्क की, तो कहा जाता था पाकिस्तान एक ज़राअत का मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री की। हम लोग सब ने यही चीज़ पढ़ी है और हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री हैं। हमने क्या किया कि जो हमारे सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था, उस पर काम करते, हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट करते, बिल्कुल हम उस चीज के ऊपर फोकस करते, हमने फोकस उस पर कम किया गया। अब वो माफियाज ऐसे बैठे हैं कि अगर चीनी यहाँ पर हम बना रहे हैं तो वो पहले स्मगल कर दी जाती है, उसके बाद हम देखते हैं पहले फायदा कमा लिया, फिर कहा जाता है कि जी अब इंपोर्ट करें, अपनी आवाम को चीनी देने के लिए नहीं है, फिर उनको महंगी दी जाती है। 205 रुपए किलो पर रेट पहुंच चुका है। ये कोयटा और पेशावर के फिगर्स हैं। अब देखें, आप स्मगलिंग की बात करते हैं, इस एक चीज की वजह से क्या हुआ, हमारे मुल्क में डॉलर ब्लैक होने लग गया जी। हमारे पास डॉलर नहीं है, ज़र मुबादला नीचे आ गया। आप अगर हमारा जीडीपी देखें, जीडीपी मुशर्रफ साहब के दौर में 6% तक चला गया था, जो कि अब मेरा ख्याल है 1% तक भी नहीं है, और आने वाले जो हालात हैं उसमें नहीं लग रहा कि वो किसी सूरत भी ऊपर जाएगा। हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो गई, जीडीपी कम हो गया, मुल्क का ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। तो ये सब चीजें अच्छा, जब हम देखते हैं महंगाई बढ़ती है पूरी दुनिया की, जब हम बात कर रहे हैं कोरोना के बाद हमने आफ्टर इफेक्ट्स देखे हैं, बाहर के मुल्कों में भी जब लोग बैठे हैं उनसे हम बात करते हैं तो वे कहते हैं कि महंगाई यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन गवर्नमेंट्स ने काम किया है लोगों की कुव्वत खरीद पर, लोगों को देखा कि लोग बेरोजगार ना हो। यहाँ पर अगर महंगाई हो रही है, कुव्वत खरीद भी नहीं बढ़ा पा रहे, लोगों को रोजगार भी अच्छा नहीं दे पा रहे, तो किसी भी सेक्टर में काम नहीं हो रहा। देखें, अब जो रिसेंटली हमारे इधर बनी है काउंसिल बनी है, इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, वो एक बहुत बड़ा कदम है, मैं उस कदम को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। असल में हम लोग रेमिटेंस के हवाले से भी नीचे जा रहे हैं जी। हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, प्लस हमारी परचेजिंग पावर जो कुव्वत खरीद है काम इंसान की, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। हम इसमें जो जिस तरह हमारा मिनरल्स एंड माइन का सेक्शन है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें हमें अल्लाह ताला की तरफ से ही उन वसाइल को हमें दिया गया है, हम उनके ऊपर थोड़ी नज़रसानी कर सकते हैं। प्लस जिस तरह टैक्स की हम बात कर रहे थे, टैक्स उन लोगों से लिया जाए जो दे सकते हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज जिस वक्त मुल्क में इतनी है जो कि टैक्स नहीं दे सकते, टैक्स नेट में आते भी नहीं है, टैक्स नेट में आते ही नहीं है। जो 20,000 कमा रहा है वो किस तरह से टैक्स दे सकता है? कैसे दे सकते? आप हमारा देख लें, मार्कअप रेट देख लें, 24% तक चला गया। अब देखें, मार्कअप जो 24% तक होगा ना, इन्वेस्टर आएगा, एलसीज आपकी प्रॉपर्ली खुली नहीं है, इन्वेस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोगों का हमारा मौशी पहिया नहीं चलेगा, बिजनेसमैन जो कारोबारी तबका है वो बुरी तरह मुतासर हुआ पड़ा है। तो जब तक ये सारे सर्कल्स नहीं चलेंगे, तब तक इस पहिए इकोनॉमी का पहिया चलना और आम आदमी को रिलीफ मिलना खासा मुश्किल नजर आ रहा है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स में हमने देखा कि आर्मी चीफ की जब भी किसी ताजर बरादरी से मुलाकात होती है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि अब हम कुछ रोज़ में देख रहे हैं, जैसे ही आर्मी चीफ ने मुलाकात की है हफ्ते और इतवार को कराची और लाहौर में ताजरों से, अमरीकी डॉलर की कीमत में 7 रुपये कमी आई है। तो फिर यकीन दहानी ताजरों को भी सिर्फ आर्मी चीफ से ही मिलती है, गवर्नमेंट्स के साथ अब वो शायद बैठना नहीं चाह रहे। जिस तरह से शहबाज जैदी साहब ने कहा कि अगर ये मीटिंग करनी थी तो ये स्टेट बैंक में होनी चाहिए थी। जब मईशत पर हम बात करने जा रहे हैं तो फिर हमें GHQ नहीं जाना चाहिए या हमें उनको बुलाना चाहिए स्टेट बैंक में? तो मामलात किस तरह से ठीक होंगे? सियासतदानों का जो रोल है वो तो फिर हम देख रहे हैं, ना उनकी वक़्त है, ना उनकी कोई वैल्यू है, ना उनकी बात पर किसी को ट्रस्ट है।
देखें यही सिचुएशन की वजह से हम इस वक्त IMF के आगे एक तरह से घुटने टेकने पर आ गए हैं। IMF हम लोगों ने एज पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से कर्जे लिए। हमारा पैटर्न क्या रहा है कि हमने कर्जा लिया, हमने उस कर्जे को उतारने के लिए उसी कर्जे में से अमाउंट देना शुरू कर दी। ठीक है, अब देखें आपके पास कर्जा आया, हम अगर अपने घर की मिसाल लेकर चलें, आपके पास कर्जा आया, हमें चाहिए उन कर्जों को इस तरह यूटिलाइज किया जाता, छोटी छोटी अमाउंट में लोगों को कर्जा दिया जाता, उनका रोजगार बढ़ता। जाहिर है जब उनका रोजगार बढ़ेगा वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो हुकूमत के लिए मुल्क के सिस्टम में ऐड हो जाएगा, वो हुकूमत का रेवेन्यू इस तरह हो जाएगा। आप जो बात करें डॉलर की, अब डॉलर देखें इसका शुगर का केस है, डॉलर का केस है, इसमें ओवरऑल जो सहूलत का आ रहा है प्लस जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी है उस चीज़ तक के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, तभी हम चीज़ को किसी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वही कंट्रोल में नहीं है, और आए रोज़ यही एक धचका लोगों को लगा रहता है कि हर जो महीने की 15 तारीख होगी या 1 तारीख होगी फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। बिजली के नर्ख हम देख रहे हैं जिस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं, 300% बिजली महंगी हुई है, 300 से ऊपर डॉलर चला गया है, 300 से ऊपर फ्यूल चला गया है। तो ये 300 का फिगर शायद किसी को पसंद आ गया हुक्मरानों में से किसी को कि अवाम पर वो हम बोझ डाल दें, तो महंगाई तो फिर हमें किसी सूरत भी कम होती नहीं दिखाई दे रही आने वाले दिनों में भी। देखिए इसके लिए इस तरह से किया जा सकता है, इस वक्त जो हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जो कि साबका काफ़ी सालों से चलती आ रही है, उस पर अगर हम फोकस करें मतलब एक जगह बैठें, मुल्क को मलहूज़ खातिर रखें कि जी हमने मुल्क के लिए कुछ चीज़ें बेहतर करनी है, एग्जैक्टली चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ ही मैं आ रही हूँ, उसके ऊपर बात की जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हम इसकी मिसाल अगर एक आम अल्फाज में ले लें, अपने घर को लेकर ले लें, अभी हमारे पे कोई IMF ने शराइत हमारे पे बहुत ज़्यादा सख्त कर दी हैं, वो हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके ट्रस्ट को गेन करने के लिए हम दोस्त ममालिक कतर हो गया, UAE हो गया, उनसे हम पैसे ले रहे हैं ताकि अपने रिजर्व को एटलीस्ट थोड़ा बेहतर कर सकें। एक किस्त हम ले चुके हैं IMF से, एक किस्त अभी भी हमने लेनी है, उसको लेने के लिए हमें सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये अपना रहे हैं। बेहतर है एक जगह बैठा जाए, बैठकर बात की जाए और मुल्क का मुफाद, मुल्क की इकोनॉमी और अवाम को मलहूज़ खातिर रखा। ठीक है, अच्छा जिस मुआशी बहरान में है इस वक्त तो हमें सादगी की कुछ मिसालें कायम करनी चाहिए। हम देख रहे थे कि जब वज़ीर आज़म भी जा रहे थे वो शाइया देते दिखाई दे रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वज़ीर आज़म ने शाइया दे दिया, वहाँ पर 3-4 लाख रुपए का किसी ने खाना खा लिया। जब हम सादगी की तरफ हमारे हुक्मरान ही नहीं आएंगे, अवाम को उनका दुख दर्द महसूस ही नहीं होगा। अवाम तो यही नोटिस कर रहे हैं कि हम तो पिसते जा रहे हैं और ये अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, ये शाइया दे रहे हैं। अभी मैं कुछ तस्वीर देख रहा था सोशल मीडिया पर, अफगान हुकूमत के कुछ डेलीगेशन मिल रहे थे ईरानियों से, तो वो एक सादी सी प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हैं, वहाँ पर सिर्फ काबा पड़ा हुआ है और इस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, मामला तय किए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एग्जाम्पल्स हम जब हुक्मरान ही सेट नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से बेहतरी आएगी? यही पॉइंट है जहाँ पे नज़रसानी की ज़रूरत है। आप देखें जो गरीब इंसान जिसकी कुव्वत ख़रीद नहीं है, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो घर खाना ले जाए, उसको क्या गर्ज IMF से, उसको क्या गर्ज करोड़ों अरबों रुपए से? वो तो यही कहेगा ना कि मेरी कम से कम इतनी कुव्वत ख़रीद हो जाए कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, एटलीस्ट मेरा रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ मेरी पूरी हो जाए। उसको इन चीज़ों से गर्ज नहीं है। ये तो हमारे जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हैं, हुकूमत को चाहिए कि अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दें। इस टाइम अवाम कहीं से भी रिलीफ में नहीं है, ना किसी बिल्स में। तो जब हम ये बात करते हैं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और हम थे भी, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन ज़रई ज़मीनों पर अब हॉरिजॉन्टल लिविंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं और सोसाइटीज़ का रुझान बढ़ता जा रहा है। हमारा जो फोकस है वो इस वक्त ज़्यादा रियल इस्टेट पर चला गया है। रियल स्टेट पर फोकस चला गया, यहीं से तो हम ज़राअत की शोबे में आके मार खा गए हैं। हमारा सबसे मजबूत तरीन सेक्टर ज़राअत है। अगर हम ज़राअत को ही एक सेक्टर पकड़ लें, आप ज़राअत को पकड़ लें, आप मिनरल्स एंड माइन को पकड़ लें, जिप्सम की दौलत अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमें मादनियात की दौलत अल्लाह ताला ने दी है, हम अगर उन चीज़ों को पकड़ के उन पर वर्किंग करके उनकी एक्सपोर्ट ही स्टार्ट कर दें तो फिर रियल स्टेट में काम करें, डेवलपमेंट में काम करें, जिस मर्जी सेक्टर में काम करें, हम ग्रो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत अनम नईम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान के दिल लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 89वें सालाना उर्स की तकरीबात, 980वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़ है। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दाता दरबार पर हाज़री इस वक्त जारी है। अकीदतमंदों की जानिब से दूध की सबीलें लगाई गई हैं, लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा नात ख्वानी और जो समा की महफिलें हैं उसका सिलसिला भी अभी जारी है। दूसरी जानिब
आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम भी है। मुल्क भर में इस वक्त अज़ादारों के मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में मुख्तलिफ शहरों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स देंगे कि शहर में इस वक्त क्या हालात हैं। आज सूबे भर में सरकारी तातील का ऐलान भी किया गया है और तमाम जो निजी और सरकारी स्कूल्स हैं वो आज बंद हैं। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया लाहौर से हाफिज़ महबूब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मैगा, आप किस जगह पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर अभी आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, चेला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मरकज़ी जुलूस है वो अलिफ शाह हवेली दिल्ली गेट से जो है बरामद हो चुका है और यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो तैनात है, जो कि मुकम्मल चेकिंग करने के बाद जो है यहाँ से लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि ये जुलूस जो है वो अब बरामद हो चुका है और मस्जिद वज़ीर खान के करीब जो है पहुँच चुका है। यहाँ से ये जुलूस जो है मोहल्ला शिया मोची गेट से होता हुआ पुरानी कोतवाली पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद रंग महल शाही मोहल्ला से होता हुआ भाटी चौक और वहाँ से जो है वो करबला गामे शाह पहुँचकर जो है वो एहतताम पजीर होगा। जबकि जो जुलूस के रास्ते हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो दीगर रास्ते हैं जो कि छोटी छोटी गलियाँ अंदरून शहर की, वहाँ पर भी जो उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है टर्न लगाकर, और किसी भी किस्म के जो लोग हैं उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिर्फ जुलूस का जो मरकजी रास्ता है दिल्ली गेट, वहाँ से लोग जो है वो अज़ादार यहाँ पे शामिल हो रहे हैं और रास्ते में जो है वो अज़ादारों की जानिब से जो है वो मातमदारी और जंजीर को भी सीना को भी की जा रही है और इस हवाले से जो है वो अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। जी ठीक है, महबूब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, खालिद चौधरी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खालिद बताएगा इस्लामाबाद में अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, आज जो है रावलपिंडी में मरकज़ी जो है जुलूस बरामद होगा और तकरीबन 11 बजे के करीब ये जुलूस बरामद होगा। शोहदाए करबला के चेलम के हवाले से ये जुलूस इमाम बार का आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होकर कमेटी चौक के रास्ते इकबाल रोड और वहाँ से इमाम बारगाह कर्नल। जी खालिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? खालिद चौधरी से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, लाहौर का एक बार फिर से रुख करेंगे। महबूब बताएगा, रास्तों से शहरियों को परेशानी की भी इतलात अभी सामने आ रही हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी आप देख रहे हैं और इस हवाले से जो मुतबादिल प्लान है वो तरतीब दिया गया है? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में आज जो है वो छुट्टी का ऐलान किया गया, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक जो है वो मामूल से इंतहाई कम है और इस हवाले से जो है वो अगर बात की जाए अंदरून शहर की तो उसको जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है, क्यों ना कि आज जो है वो दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो उर्स है उसकी आज आखिरी रोज़ है और इस हवाले से जो तमाम पूरे का पूरा अंदरून शहर है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। किसी किस्म की गाड़ी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि इसके अलावा जो मेन गुलबर्ग है जे रोड है वहाँ पर ट्रैफिक जो रवानी है वो मामूल के मुताबिक है, लेकिन अंदरून शहर यहाँ पे जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम है जिसकी वजह से ज़्यादा मसाइल नहीं आ रहे। जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी की बात की जाए तो जुलूस में जो सिक्योरिटी के इंतहाई इक़दाम भी किए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, महबूब बताएगा कितने जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलम भी है, साथ ही साथ दाता गंज बख्श का जो 980वां सालाना उसकी तकरीबात हैं वो भी जारी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि दीगर शहरों से, दीगर सूबों से भी। भाई दारुल हुकूमत पे जो है आज 5 जुलूस बरामद हो गए, जबकि 44 मजालिस जो है वो होंगी, जिस हवाले से जो है वो 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ख़वातीन पुलिस एहलकार भी जो है मौजूद है, जो कि जुलूस के जो है दाखिली और खारजी रास्तों पर ख़वातीन की चेकिंग करने के बाद जो है उनको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स बनाए गए हैं पुलिस की जानिब से, वहाँ पर 3 लेयर्स बनाई गई हैं जहाँ पर चेकिंग करने के बाद जो है वो अदादारों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस के रास्तों पर जो है वो जगह जगह पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी के इंतहाई इक़दाम जो है वो देखने में नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, महबूब हमारे साथ ही रहेगा। खालिद चौधरी ने एक बार फिर से मैं ज्वाइन किया है। खालिद बताइएगा, क्या मनासिर अभी आप देख रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है, किस तरह से प्लान सारा आज के दिन के लिए बनाया गया है?
जी बिल्कुल, शोहदाए करबला के आज मरकज़ी जुलूस के हवाले से जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया उसमें जो जुलूस के रूट में आने वाले रास्ते हैं वहाँ से डाइवर्शन लगाकर मुतबादल रास्तों से ट्रैफिक को गुजारने के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया है। और इसी तरह जो मरकज़ी जुलूस में दाखिल होने वाले तकरीबन 6 मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर जो है स्कैनर लगाए गए हैं और वॉक थ्रू गेट नस्ब हैं और ख़वातीन के लिए खुसूसी केबन बनाकर वहाँ उनकी जो है तलाशी ली जा रही है। और इस वक्त जो है हम कमेटी चौक के मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मल्ला से मरकज़ी जुलूस बरामद होगा जो कर्नल मकबूल इमाम बारगाह पहुँचेगा, जहाँ मज़ीद 3 जुलूस शामिल होंगे, जिसके बाद ये जुलूस वारा चौक के मुकाम पर पहुँचेगा जहाँ जो है नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी, जिसके बाद ये जुलूस अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा और रात गए ये जुलूस जो है इमाम बारगाह कदीमी पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो रावलपिंडी पुलिस के तकरीबन 4000 एहलकार व अफसरान जो है आज के जुलूस की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। और इसी तरह जो जुलूस के रास्तों पर छतें हैं वहाँ पर जो है स्नाइपर भी मौजूद हैं और जो इस हवाले से कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जो DC ऑफिस में कायम है, जहाँ से जुलूस की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। और इसी तरह आज जो है निजी और सरकारी स्कूल जो हैं उनमें आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि आज मेट्रो बस सर्विस जो है चल रही है और जो जुलूस के रूट में स्टॉप आ रहे हैं वहाँ पर ये मेट्रो बस नहीं रुक रही, बाकी रास्तों से मेट्रो बस सर्विस जो है मुसाफिरों को सर्विस फराहम कर रही है। और इस वक्त जो है तकरीबन 11 बजे के करीब ये मरकज़ी जुलूस बरामद होगा जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात के जो है इमाम बारगाह कदीमी पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी और हाफिज महबूब हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कॉफ़ी रीडिंग जरिए माजी, हाल और मुस्तकबिल आप अपना जान सकते हैं। तुर्किश कॉफ़ी रीडिंग सल्तनत उस्मानिया से चलता आ रहा है जो कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तुर्किश कॉफ़ी पिएं और कॉफ़ी में बनी जो मुख्तलिफ अशकाल हैं उनसे आप अपनी ज़िंदगी के छुपे राज भी जान सकते हैं। इस हवाले से फलक चौहान ने खुसूसी रिपोर्ट रेडी की है, मुलाहिजा कीजिए। कॉफी पीना किसको पसंद नहीं है। यकीनन गर्मियों में भी बहुत सारे लोग कॉफी के बहुत ज्यादा शौकीन भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी की मदद से आप अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स और इसके अलावा फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करवा सकते हैं। तो मैं मौजूद हूँ डॉक्टर मोहम्मद अली के घर पे, जहां पर आज हम टर्किश कॉफी सेशन ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये है क्या, कैसे काम करता है, इसके अलावा फ्यूचर प्रेडिक्शंस किस हद तक हम इनसे करवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद अली पाकिस्तान के वाहिद टर्किश कॉफी सेशन के माहिर हैं। तो आज हम उनके घर मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि वो कॉफी सेशन किस तरह से करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जिससे आप अपनी पर्सनालिटी जान सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई चीज है, कॉफी रीडिंग क्या है, कहां से शुरू हुई? ये कॉफी रीडिंग है, फिर इसके अलावा टी लीफ रीडिंग है। ये जो है ये टर्किश कॉफी रीडिंग है और टर्किश कॉफी रीडिंग जो है ये इट हैज अ हिस्ट्री। 16वीं सदी में ये आप समझ लें ये शुरू हुई है और सल्तनत उस्मानिया जिस वक्त थी ना तुर्की में, ये तब से राइज हुई। इसके अंदर सिंबल्स के थ्रू हमने रीडिंग करनी है। एक्साइटमेंट लेवल जो है मेरा तो बढ़ चुका है और अब हम डॉक्टर अली से ये भी कहेंगे कि जरा हम कॉफी का जो कॉफी रीडिंग सेशन है ये हम जरा शुरू भी करते हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया में हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में आपने एक सिप जो है वो लेना है और वो आपने फिर मुझे वापस देना है। फिर मैंने उसको इसमें उलट देना है, इस वाइट बेस वाली प्लेट में। ठीक है। और फिर इसको जो है ये भी जब हमने उलटना तो इसको ऊपर ऐसे रख देना। अनवार गवाह रहिएगा कि नियो पाकिस्तान के लिए आज मैं कड़वा खून भी पीने लगी हूँ और टर्किश कॉफी जो है उसको हम ट्राई करेंगे। ले इम्तिहान शुरू आपका। अब हम पीते हैं जरा। कड़वी तो है लेकिन बिल्कुल सिप लेना छोटा सा। ठीक है जी। क्वेश्चन सोच लिया आपने? ठीक है। अब हमने करना ये है, कॉफी हमारी कंडेंस हो चुकी है, अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, एक्साइटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ गया है मेरा। तो डॉक्टर अली की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब कॉफी रीडिंग क्या कहती है मेरी लाइफ के बारे में। जी डॉक्टर अली बताइएगा। अब हमने इसको कर लिया सीधा, ये देखिएगा। ठीक है। ये जो इसकी लाइंस हमने अंदर इसके बनेगी ना, हमने इसको पढ़ना है। अब इसके अंदर सिंबल्स जो अपीयर हो रहे हैं वो ये साइड्स के ऊपर मुझे नजर आ रहे हैं, ये देखिएगा। ये साइड्स पे जो स्पॉट्स बने हुए ना, ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। ठीक है, ये देखें ये। अब
इन सिंबल्स से मैंने रीड करके आपको बताना है। पास्ट के बारे में फलक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर मैं देखता हूँ ना फैमिली बैकग्राउंड, तो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस के रिलीजियस साइड के ऊपर आपका जो है ना फैमिली का वो इंक्लिनेशन है, ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो आपकी तालीम है, आपको बचपन में क्या 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 पढ़ाया गया है? यानी आपको कहना पड़ता था आपके पेरेंट्स को? हाँ, बिल्कुल कहना पड़ता था कि जी पढ़े। उसके बाद फिर एक खास स्टेज के बाद आपने खुद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो डेवलप किया। आप ना क्यूरियस इन नेचर तो हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर एक साइन अपीयर हुआ इस तरह का। अच्छा, स्नेक बनता है ना, तो हमने ये देखना है कि अपसाइड डाउन। जिसके साथ आपकी शादी होगी ना, वो शादी होने के बाद बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। बाकी अपने बहन भाइयों के साथ जो आपका है ना रवैया, वो अब दोस्ताना है, पहले आपका रवैया दोस्ताना नहीं था बहन भाइयों के साथ। अच्छा सर, मुझे ये थोड़ा वर्क लाइफ के बारे में बताएं। अभी तो जैसे चल रही है वैसे ही है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी जो है ना वो अगले साल में और बेहतर होगी इंशाल्लाह। फिर उसके साथ ही आपका वो शादी वाला सिलसिला आता है। उसके बाद फिर वो प्रोफेशनल लाइफ जो है वो शायद आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको काफी हेल्प करने वाला होगा, हेल्पिंग होगा। जो लोग आपसे राब्ता करना चाह रहे हैं या कॉफी रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, वो उनके लिए क्या राब्ता नंबर है या क्या आपका कोई प्लेटफॉर्म है? कोई अपना अगर हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग लेना चाह रहा है या कॉफी रीडिंग अगर चाह रहा है, तो यूट्यूब पे चैनल है मेरा डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर के नाम से। उस पे नंबर भी आ रहा होता है, तो वो जो है कांटेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली और मैं काफी ज्यादा जो एक्साइटेड थी वो किसी हद तक मैं सेटिस्फाई भी हुई हूँ, क्योंकि चीजें जो मुझे बताई गई हैं पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, वो मुझे काफी हद तक सच्ची भी लगी हैं। तो कुछ चीजें ऑफ एयर भी पूछूंगी, सब कुछ ऑनलाइन नहीं बता सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में एक नए टॉपिक के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फलक तो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आई हैं। हम देखते आए हैं कि पहले लोग हाथ दे के आपका फ्यूचर बताते थे, पास्ट बताते थे, लेकिन अब ये कॉफ़ी का एक नया ट्रेंड अब हम देख रहे हैं। हज़ारों रुपए का ये सेशन है, कोई सस्ता काम भी नहीं है। तो ये तो आप लोगों की चॉइस है कि आप किसी हाथ देखने वाले के पास जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं। जब हम देखते हैं कि सड़कों पर लोग बैठे होते हैं, तोते के ज़रिए फॉल भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये सेशन काफ़ी एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है और एक नई टेक्निक के थ्रू आपका पास्ट बताया जा रहा है, आपका प्रेजेंट बताएंगे, आपके फ्यूचर के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो हज़ारों रुपए का सेशन है जो कि आप डिटेल्स भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस टेंशन के माहौल में एक ठंडी हवा का झोंका आया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला के दौरे पाकिस्तान से पाक भारत बाहमी सीरीज़ की जो बहाली की उम्मीद है वो हमें रोशन दिखाई दे रही है। बीसीसीआई के सदर रॉजर बेनी ने पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि उन्हें बादशाहों की तरह रखा गया है। बीसीसीआई के सरबराह तारीखी इस्तकबाल पर पाकिस्तान के मुतरिफ दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ पाक भारत सीरीज़ बहाली को फिर से भारतीय हुकूमत की आमादगी से ही मशरूत कर दिया गया है। क्रिकेट को सियासी मैदान में ले जाया जाता है, ये बारहा हम देखते आए हैं। एशिया कप की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जब पाकिस्तान को मेज़बानी मिली लेकिन फिर भी एशिया कप मुकम्मल तरह से पाकिस्तान में नहीं हो सका। दूसरी जानिब एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो चुका है। आलमी नंबर 1 बाबर लेमन की एशिया कप के हुसूल के लिए जो पेशकदमी है वो कामयाबी से जारी दिखाई दे रही है। पहले ही मैच में शाहीनों ने बंगाल टाइगर को नपी तुली बॉलिंग से दबोच लिया। बांग्लादेश की टीम महज 193 रन ही बना पाई और पवेलियन लौट गई। स्पीड गन हारिस रऊफ ने 4 बंगाली बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। सिर्फ 19 रन उन्होंने दिए और 4 विकेटें अपने नाम की। इसके साथ साथ नसीम शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। 194 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम ने बआसानी हासिल करके मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात। सबसे पहले तो कमेंट में आपका चाहूँगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े इस वक्त दौरा पाकिस्तान पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के काफ़ी मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। जो पाक भारत सीरीज़ की हम हमेशा से बात करते हैं कि ये मैचेस होने चाहिए, आपको लगता है कुछ मामला बेहतर हो सकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो अच्छी बात है, यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आपको मिला है, क्योंकि आपको पता है काफी टाइम से एक बात तो आपने हमेशा रियलाइज की है कि जो स्पोर्ट्स है वो दूरियां आपकी खत्म करता है। अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिक्स जो है हमेशा वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है स्पोर्ट्स के, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि बीसीसीआई के जो अहदेदारान है वो यहाँ पर आए पाकिस्तान में और एशिया कप के मामला भी देखे। लेकिन थोड़ा सा एक मैं कहता हूँ उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी सोचने को मौका मिला होगा कि जिस तरीके का प्रोटोकॉल, वो जैसे कह रहे थे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी यहाँ पर मिली है, तो अच्छा था कि अगर हमें दबाव ना होता भारतीय गवर्नमेंट का तो यहाँ पर सारे मैचेस करवा लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक एंड पे आपको पता है बेशक आपने वेन्यू चेंज करवाया, आप हैम्बरटोटा चले गए हो, लेकिन वहां पर शदीद बारिशों का चांस है, क्योंकि 13 तारीख को जब पाकिस्तान का 10 तारीख को बल्कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ तो 70% वहां भी बारिश का चांस है, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी एसीसी के लिए और इंडिया के लिए। ठीक है, अच्छा कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं हमेशा की तरह बड़ी अच्छी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, बाकी भी जो बॉलर्स हैं, शाहीन की अगर हम बात करें हैं, कल की परफॉर्मेंस को किस तरह से रेट करें पाकिस्तान की? कल अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक अच्छी बात कि आपने नेट रन रेट भी अपना मेंटेन करना था। 40 ओवर के अंदर अंदर आपने दूसरी जो सी टीम आपने बल्कि स्कोर जो सा चेज किया, लेकिन एक थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ट्रायो की तो बात हो रही है अपना पेस बैटरी की, लेकिन स्पिन ऑप्शन पे बात करूं शादाब खान वाइस कप्तान है, लेकिन थोड़ा सा एक वीक लिंक नजर आते हैं, क्योंकि शादाब खान को जो कि जाने जाते हैं अपना रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक थ्रूज लेने के लिए, वो अभी उनको नहीं मिल रही। पेसर्स आपका सारा काम करें, लेकिन आपको पता है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे वर्ल्ड कप होते हैं या अगर आप श्रीलंकन कंडीशंस में खेलते हैं, क्योंकि जहां पर ये सारे मैचेस रखे गए हैं श्रीलंका के अंदर, वो विकेट ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, उसमें बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। ऑब्वियसली जब न्यू बॉल थोड़ा बहुत वो स्विंग करता है, लेकिन ज्यादा सपोर्ट बॉलर्स को नहीं मिलती, तो बैट्समैन के लिए एक चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि आपने कल भी पाकिस्तान को देखा है कि बेशक हम मैच जीते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो खराब होती हैं कि आपके जो ओपनिंग डिपार्टमेंट अभी तक वो मुश्किलात का शिकार नजर आती है। फखर जमान को आप देख लें कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका सारा जो प्रेशर है मिडिल ऑर्डर पे आता है। अभी तक तो एक अच्छी बात थी, कल आपने टॉस हार के पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की ताकि आपको टेस्ट हो जाता है टूर्नामेंट से लाइक बड़ी स्टेजेस पे जाने से पहले कि हमारी टीम इतनी केपेबल है कि वो चेस कर सकती नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है चेस के अंदर वो कोई इतनी अच्छी रही नहीं, आपने देखा होगा। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे फिर आप मिडिल ऑर्डर में जब आप आते हैं आगा सलमान की करें, तो आगा सलमान अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्म करके दिया। वनडे में आपको पता है कुछ आज सच बड़ा लैंडमार्क अभी तक दिखा नहीं सके, तो बैटिंग थोड़ा सा मैं कहता हूँ पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। बाकी बॉलिंग यूनिट बड़ा जबरदस्त जा रहा है। ठीक है, अच्छा अवैस अभी जिस मार्के की बात है वो है 10 सितंबर की, जब भारत फिर से हमारे सामने होगा। एक चैलेंज है दोनों टीमों के लिए, तो पाकिस्तान की जो 4 फास्ट बॉलर की हिकमत अमली है, आपको लगता है उसको बरकरार रखना चाहिए? देखिए एक अच्छा यहाँ स्ट्रैटेजी थी कल, जिस तरीके से बाबर आजम ने 4 फास्ट बॉलर्स, तो आपने एक ऑलराउंडर बेसिकली फहीम अशरफ को ऑलराउंडर वो कंसिडर करते हैं। एक अच्छी बात थी कि आपने उनको रेगुलर इंटरवल्स पे यूज कैसे किया। आपने एक बॉलर को ये नहीं कहा कि पूरा कोटा ओवर करो, आप चेंज करते रहो बीच में, आप प्लेयर्स के माइंडसेट के साथ खेलते रहो बैट्समैन के, तो ये एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आया। क्योंकि अगर आप इंडियन बैट्समैन को भी देखें तो आपने देखा होगा फास्ट बॉलर्स के आगे वो ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, वेरस पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखें जब आप इंडिया की हमेशा एक जो ज्यादा रिलेंस रही है वो ये है कि 3 से 4 जो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो अगर परफॉर्म करते हैं, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आते हैं, तो अगर आप उनको ब्रेक थ्रू दे दें, उनको अगर आप जल्दी आउट करने में कामयाब होते हैं, तो ऑटोमेटिकली टीम द प्रेशर आपको नजर आती है। लेकिन पिछले थोड़ा सा मैं कहता हूँ गलती हमने ये की थी कि हमारे पेसर्स ने बड़ा जबरदस्त अपना ब्रेक थ्रूज देते हैं, लेकिन जब विराट कोहली आउट हुआ, जब ईशान किशन और दूसरा अपना जो बैट्समैन है जब वो तो हार्दिक पांड्या, तो हमने थोड़ा सा ईज हो गया था, हमने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर दिया था, जिसकी वजह से इतने ज्यादा रन्स भी हुए थे। फिर आपको पता है स्क्वायर लेग पे भी एक कैच अपना छूटा था, फिर स्लिप में भी एक कैच ईशान किशन का छूटा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर हुआ। ठीक है, ऐसा पाकिस्तानी मैं भी कहता हूँ कि हम वो मैच ऑब्वियसली हमने जीतना था, सारे मामला थे, लेकिन मैंने जो आपको बात बताई ना बैक एंड पे, ये भी आपके जहन में एक चीज रखनी चाहिए, जो आपका बैटिंग है
उसके अंदर जो सी हिकमत अमली आपकी क्या होगी आपके बैटिंग को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, क्योंकि ये भी ज्यादती होगी कि इस टाइम अगर मैं कहूँ कि आप फखर जमान को बिठा के अब्दुल्ला शफीक को एज एन ओपनर ले हैं इतने बड़े हाई वोल्टेज मैच के अंदर, आपको पता है ये मैच होते हैं जिसमें आपका कैरियर बनता भी है, कैरियर बर्बाद भी हो जाता है। फिर उसके अभी बिल्कुल अभी वो उस ऑप्शन को ट्राई नहीं किया जा सकता 10 सितंबर को। कल भी हमने देखा बैटिंग में, जिस तरह से आपने भी पहले डिस्कस किया, फखर जमान की भी बात करें, बाबर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बैटिंग पर भी थोड़ी सी तवज्जो हमें चाहिए, क्योंकि फखर का कंसिस्टेंसी में आना बड़ा ज़रूरी है। वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ओपनिंग जब अच्छी हो जाएगी तो फिर आगे मिडिल ऑर्डर के लिए उतना प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, भारतीय टीम पर जो हम एक प्रेशर देख रहे हैं या एक खौफ की फ़ज़ा है, वो शाहीन शाह अफरीदी का खौफ है, जो कि इंडियन मीडिया भी हमें बात करता दिखाई दे रहा है। विक्रांत गुप्ता को मैं कोट करूंगा, जिस तरह भारतीय टीम है वो आपको लगता है शाहीन शाह अफरीदी के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं? क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडियन जो टीम है उनको शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग टेक्निक है उसको स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज तो आपको पता है कि अगर शाहीन की आप बात करें, वो एक लीथल वेपन है पाकिस्तान के, और नसीम शाह हो गए जिस तरीके से वो लीड करते हुए आए हैं बॉलिंग यूनिट को। लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो चाहे वो रोहित शर्मा की बात करें, शुभनाम गिल, आपको पता है उनके बारे में बात होती है कि आने वाले वक्तों में बहुत बड़े बैट्समैन होंगे इंडिया के लिए। शायद रेट किया जाता है कि नेक्स्ट विराट कोहली या इस तरीके से उनको रेट किया जाता है। लेकिन जो एक फ्लॉ है खास करके इन स्विंग डिलीवरी, जो कि लेट आपको पता है जो स्विंग होता है उसके अगेंस्ट वो एक्सपोज हो जाते हैं। आपने रोहित शर्मा को आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा था, जब वो क्रीज के अंदर खड़े होकर वो खेल रहे थे ताकि वो लेट स्विंग को कर सकें, कि वो उनका कहीं ना कहीं प्रेशर उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है। फिर आपने नेपाल के खिलाफ भी देखा कि नेपाल के खिलाफ भी उन्होंने वही स्ट्रैटेजी आजमाई भी थी कि उनके ज़हन में लेट स्विंग होगा तो मैं क्रीज के अंदर खड़ा हूँ, स्विंग को खत्म करूँ। फिर बाद में उनको अक्ल ही नहीं है तो स्विंग नहीं हो रही, मुझे थोड़ा सा क्रीज से बाहर लेके बैटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रेशर माउंट है, वो जो इन स्विंगिंग डिलीवरी का, वो जो रोहित शर्मा स्पेसिफिकली, वो मैं कहता हूँ एक्सपोज बहुत बुरी तरीके से हुए हैं। और जब देखें उस टीम के खिलाफ एक्सपोज होते हैं जो पाकिस्तान है, जिसमें आपकी राइवलरी है, तो वापस आते हुए पटरी पे चढ़ते हुए आपको टाइम जरूर लगता है इस चीज पे। लेकिन दूसरे एंड पे आपको पता है इंडिया के इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहे हैं, चाहे वो टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, चाहे आप उनकी कोचिंग स्टाफ की बात करें, फिर कप्तानी की बात करें। आपको बहुत से लोग तनकीद रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी करते हैं कि ये अग्रेसिव है, ये कैप्टन मॉडल नहीं है। फिर आपको याद हो तो कहते हैं ना, ऑब्वियसली जब आप ऊंचाई पे होते हैं आपका ढलान का पीरियड भी आता है, तो रोहित शर्मा का आहिस्ता आहिस्ता ढलान वाला पीरियड भी स्टार्ट हो चुका है, एज फैक्टर भी उनका। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आप माने कि ईशान किशन जरूर मौजूद है, बहुत तगड़े बैट्समैन है, लेकिन एक बैट्समैन की शायद मैं कहता हूँ इनको कमी महसूस होती है, वो पांट की है, वो जो बेचारे एक्सीडेंट की वजह से आपको पता है इंडियन टीम से बाहर है, वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलते थे इनके लिए, तो कुछ मामला तो उनके भी बहुत ज्यादा खराब हुए मेरे यूनिट का। लेकिन अभी अवैस किस तरह से देख रहे हैं? जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम्बर्ट डूटा में एक बार फिर से 70% जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं वो बारिश की ही देख रहे हैं। एशिया कप का मजा खराब होता दिखाई दे रहा है। देखें, ये तो मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ पे कि पीसीबी, चाहे नजम सेठी साहब की बात करें, चाहे ज़का अशरफ की बात करें, वो तो इस चीज़ पे जोर देते हुए हैं। नजम सेठी साहब के भी आप ट्वीट्स देख लें, वो यही बार बार बात करते हैं कि मैंने इनको इसलिए कहा था कि आप पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो यूएई कंडीशंस में करवा दें। ये तो मानसून का, क्योंकि ओशन से घिरा हुआ है श्रीलंका, तो आपको पता है वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती रहती है, कंसिस्टेंटली बारिश होती रहती है और वो रुकने का नाम भी नहीं लेती अभी तक। क्योंकि जो अपडेट्स थी मैं पढ़ रहा था वो यही है कि हम्बर्ट डूटा में जो पिच क्यूरेटर्स हैं उन लोगों ने यहाँ तक कहा है कि बारिश इतनी शदीद है कि हम अभी तक पिच ही नहीं तैयार कर पाए, तो ये चैलेंज होगा। फिर वो सिटी से बिल्कुल बाहर है, वहाँ ट्रैवलिंग भी आसान नहीं होती जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए, वहां जाके मैच देखना। फिर जो बारिश की प्रेडिक्शन 70% उस दिन है जिस दिन मैच है पाकिस्तान इंडिया का। इन्होंने चले एक अच्छी बात यहाँ पर की कि अगर बारिश होती है तो आगे जो उनसे हम लोग रिजर्व डे रख लेंगे, रिजर्व डे के दिन भी 50 से 60% बारिश है, तो ये चैलेंज होगा। फिर आपको पता है कि इन द बिटवीन टूर्नामेंट आप उठा के सारा का सारा टूर्नामेंट अगर मैं कहूँ कि यूएई शिफ्ट करना है तो ये आसान नहीं होता। आपको पता है इस मामला हैं, टिकट्स हैं, फिर अपना गेट मनी इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर्स की है। मुझे खुद अभी तक समझ में नहीं आ रही कि जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर आके देख के सारे मामला चला गया है, आपने उनके सामने पेश कर दी, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, इंग्लैंड खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, तो भाई कदार स्टेडियम तो बिल्कुल तैयार है अपना, और जबरदस्त क्राउड भी आपने कल भी देखा है, आपने चाहे बांग्लादेश में भी देखा हो, क्राउड बड़ा तगड़ा था। तो आप यहाँ पर आके मैचेस खेलने में इनको पता नहीं कौन सी तकलीफ है। बिल्कुल तमाम इंतजाम, तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं वो अब खुद देख चुके हैं, और क्यों ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा है हैरानकुन बात है। अच्छा, बीइंग ऑलराउंडर डिस्कस किया जा रहा है नसीम शाह को और शाहीन आफरीदी को अक्रॉस द बॉर्डर कि ये बड़े अच्छे ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए रेडी हो रहे हैं, जहां बॉलिंग बड़ी अच्छी तगड़ी करते दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे मैचेस हैं
जो कि जितवाए भी हैं एज अ बैट्समैन इन दोनों ने। जिस तरह से नसीम की हम बात करें, 2 बड़े क्रूशल मैच थे अफगानिस्तान के साथ, नसीम ने हमें वो जितवाए, तो हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, एक चीज तो जब नसीम से लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो एक चीज तो उन्होंने क्लियर की थी कि मैं ऑलराउंडर नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान का पेस फास्ट बॉलर हूँ और मैंने फास्ट बॉलर ही रहना। आपको याद है कि इंडिया ने एक जो गलती की थी, जो अपना इरफान पठान थे, आपको याद हो, जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, डेडलीस्ट फास्ट बॉलर थे, लेकिन जिस वक्त उनके दिमाग में ये बात आई कि जी एज एन ऑलराउंडर इनको यूज किया गया, आपको याद है 1 डाउन भी लेके आए मिडिल ऑर्डर में, तो उन्होंने अपना कैरियर तबाह कर दिया था। तो जो फास्ट बॉलर होता है वो आपको पता है, फास्ट बॉलर जो है वो हमेशा अपनी पेस बैटरी के लिए जाना जाता है। उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि मैंने अपना लीड फ्रॉम द फ्रंट ऐसा फास्ट बॉलिंग यूनिट करना है यहाँ पर। हाँ, डाउन दी ऑर्डर अब जो क्रिकेट चल रही है आपको पता है, जो टेल है वो अगर 30, 35, 40 भी कर दे तो वो ठीक ठाक डेंट पहुंचा जाती है दूसरी टीम को। आपने नसीम को भी देखा होगा, शाहीन को भी आपने देखा होगा, लाहौर कलंदर की जिस तरीके से डेंट दूसरी टीम को पहुंचा जाते हैं। तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि स्लॉगर्स आपको चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये भी होती है कि जितनी लंबी आपकी टेल होगी उतना ज्यादा आपके दिमाग में बात होती है कि आखिरी तो 3, 4, 5 ओवर हैं, उसमें हमें ज्यादा स्कोर मिलने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के तो फास्ट बॉलर्स जो हैं, चाहे वो हारिस रऊफ की बात करें, वो भी आपको पता है जब छक्का मारने पे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, एक लास्ट ऑप्शन डिस्कस करना चाहूंगा जो कि सोशल मीडिया पर लोग बड़े मुझे शेयर करते दिखाई दे रहे थे कि जैसे फ़हीम अशरफ को ऐड किया गया है, उनकी जगह अगर स्पीड स्टार जो हैं वसीम जूनियर, उनको अगर भारत के खिलाफ मैदान में लाते हैं तो ये आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के लिए अच्छा बुरा क्या हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट चीज है कि नाई की दुकान पे भी बैठे हो ना, वो क्रिकेट एक्सपर्ट होते हैं, बड़ा मसला है। लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। देखिए, मैंने आपको बताया पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत बड़ा मैच होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म में खेलेंगे आप, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे हॉकी खेल रहे हैं, चाहे आप बैडमिंटन क्यों ना खेल रहे हो, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी ऐसी है, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप उस प्लेयर के साथ ज्यादती करेंगे, उसका कैरियर तबाह कर देंगे। बहुत से सामने बालाजी आज तक आपको नजर है, वो कभी नजर ही नहीं है, अफरीदी का कैरियर तबाह था। हरभजन सिंह आपके सामने की बात है। तो ये चीज पर मामलात होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट मैं कहता हूँ कि इस वक्त अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन सिर्फ क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं और वो फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि उनको निप बहुत ज्यादा आपको पता है, हिट द डेक हार्ड करते हैं, जो कि आपको चाहिए होता है। फिर उसके बाद के अंदर मुझे पता है बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अभी तक फ़हीम अशरफ ऐसी कोई बड़ी इनिंग्स खेल नहीं सके, जो कि ऑलराउंडर वो जाने जाते हैं। लेकिन एक आपको पता है, एक थोड़ा सा एक आपके पास होती है ऑप्शन कि यार फ़हीम, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, मैं पेस बैटरी की बात कर रहा हूं, ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑल तो अशरफ को मैं एज देता हूं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स उनको पता है कि मैंने कैसे खेलनी है। वसीम की आप बात करें तो वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स नहीं जाते, उनको वो अपना लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं। आपने बहुत से मैचेस में देखा होगा कि अभी तक वो कनेक्ट नहीं कर पाए बैट से, तो ऑलराउंडर फ़हीम जबरदस्त पोजीशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि अभी की गुंजाइश बिल्कुल हमारे पास नहीं है। 10 सितंबर को बहुत बड़ा मार्का होने वाला है, जहां पाकिस्तान और भारत का एक बार फिर से आमना सामना होगा। और जो वेदर कंडीशंस हैं, दोनों ममालिक के जो फैंस हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि उस दिन बारिश ना हो, ताकि फैसला हो जाए कि ये मैच किसके नाम होगा। जिस तरह से पिछले मैच में भी हमने देखा कि शायकीन बड़े हमें मायूस दिखाई दिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। शहर कायद का रुख करेंगे, जहां कराची के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल का केस अभी सामने आया है। और कराची का इलाका है गुलशन हदीद, जहां पर निजी स्कूल के प्रिंसिपल को ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। और पुलिस की जानिब से बताया गया था कि इस मुलजिम के दफ्तर से मिलने वाली ज्यादती की 25 वीडियोस भी बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम खवातीन को नौकरी का झांसा देता था और फिर ज्यादती का निशाना बनाता था, और फिर ज्यादती की CCTV जो दिखाकर जो फुटेज बनाई जाती थी, फिर इन तमाम खवातीन को ब्लैकमेल किया जाता था। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है। ये मुलजिम ब्लैकमेल करने के लिए खवातीन से ज्यादती की वीडियोस भी बनवाता था। इस केस का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर उठा, जिसके बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं खवातीन टीचर से मुबैना ज़्यादती के केस में अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई भी मुतासरा खातून ताहाल पुलिस को नहीं मिली है। स्कूल के प्रिंसिपल को तो हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई मुतासरा खातून क्यों नहीं मिली, ये बड़ी अजीब सी बात है। इस तरह के बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि हम देखते हैं, फिर कोई बासर अफराद सामने आते हैं, इस तरह के केस बिल्कुल वाइंड अप कर दिए जाते हैं, उन पर पर्दा डाल दिया जाता है। स्कूल प्रिंसिपल जो हैं वो अपने ऊपर लगने वाले
जितने भी इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद तो उन्होंने नहीं की, लेकिन एक और मौक़िफ़ इख्तियार वो करते हमें दिखाई दे रहे थे। इस हवाले से अब मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर जो मुतासिरा फ़रीक हैं उन्होंने भी पुलिस से रब्ता किया ही होगा, तभी इस हवाले से रिपोर्ट दर्ज हुई है। क्या ये मामला है, जो ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थीं वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही, और जो वहाँ पर लोकल सतह पर सहाफ़ी मौजूद हैं अपने तौर पर किस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हमारा जो मुआशरा है उसको किस कदर ख़राब किया जा रहा है, किस कदर आलूदा किया जा रहा है कि उनको पहले नौकरी का झांसा दिया जाता है, फिर उन ख़वातीन के साथ ज़्यादती की जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है। तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि अब इस केस को परसू किया जाए और जो भी मुल्ज़िमान इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये सवाल हम अपने मुआशरे के लिए भी छोड़कर जा रहे हैं कि ख़वातीन, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जब ख़वातीन काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, कोई बिज़नेस करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट देना ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस मुआशरे को अगर हमने अच्छे तरीके से चलाना है तो फिर हमें अपने से इस काम को शुरू करना होगा। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करेंगे खुदा ताला की उस नेमत का जिसका हमें हर पल शुक्रिया अदा करना चाहिए। चेहरे पर आंखों की खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चेहरे पर खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं, लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और इसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हम उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, और खुदा की वो नेमत हैं जिसकी कदर कीमत का अंदाज़ा वही लोग हमें बता सकते हैं जो इससे महरूम हैं। क्योंकि अगर आंखें सेहतमंद होंगी ज़िंदगी हमारी रोशन होगी, अगर नहीं होंगी तो फिर यही ज़िंदगी हमें बेरंग सी दिखाई देने लगेगी। खुदा की ये बेहतरीन नेमत बहुत अहम भी है और साथ ही साथ इंतहाई हसास भी है। आंखों के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आज हम सबको फेस करने पड़े हैं। उसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ चेयरमैन अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल सनाउल्लाह खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। आंखों का सेहतमंद होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आंखें ख़राब क्यों होती हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनवर साहब। एक्चुअली हमारा तो एक एनवायरनमेंट जो है यहाँ का ठीक नहीं है। पोल्यूशन आप देखें कि डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह गाड़ियों का कोई वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं कि इस गाड़ी को बंद किया जाए, कितना धुआं दे रही है, लोगों के लिए सांस लेने में मुश्किल है। तो उसकी वजह से फिर आंखें जो है हमारी ख़राब हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि ग्रीनरी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है आंखों के लिए देखना, लेकिन वो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि इतना शेड्यूल जो है लोगों का टाइट होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये कर सकें। किसी पार्क में कोई वक्त गुजारा जाए या घर में हम थोड़ी सी प्लांटेशन करें, उस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल काम कर रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लाहौर में हैं या पूरे पंजाब में हैं, कितनी अभी तक ब्रांचेस हैं, किस तरह से इसको रन कर रहे हैं? जी, हमारा अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल जो है ये लाहौर में ही है। 3 ब्रांचें हैं इसकी। ठीक है। और ये कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, इज़ देयर एनी रिवार्ड फॉर गुड अदर दैन गुड, कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो इसी मोटो को हमने लेकर एक छोटी सी डिस्पेंसरी शुरू किया था 93 में। ठीक है। तो 30 साल का ये सफ़र है। बड़ी अच्छी टीम है साथ, डेडिकेटेड जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज़ हमने ये शुरू किया था, क्योंकि हमारे मुगलपुरा इलाके में डॉक्टर्स कम हैं, उनके जो शगीर डिस्पेंसर होते हैं उन्होंने अपनी शॉप क्लिनिक वगैरह खोले हुए हैं, तो वो स्टीराइड के साथ उसका सारा ट्रिटमेंट जो है वो करते हैं। जो MBBS डॉक्टर है वो ग्रेजुअली उसको मिनिमाइज कर लेता है, लेकिन वो जो डिस्पेंसर है उनके वो उसी पे लगाए रखते हैं। ठीक है। जिससे उनके लंग्स वगैरह जो है वो सारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। और लोगों का रुझान भी उस तरफ है कि जहां उन्हें जल्द रिजल्ट मिल जाता है। और डेफिनेटली स्टीरॉयड से आपको जल्दी रिजल्ट मिलता है, लेकिन इन लॉन्गर रन जब हम देखते हैं तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। तो इस चीज़ के खिलाफ जिहाद करने के लिए हमने ये काम शुरू किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी टीम से काम लेना था, काम बढ़ता गया। जो 10,000 के कैपिटल से शुरू किया था, अभी 3 हॉस्पिटल हैं और 40 करोड़ सालाना हमारा बजट है, जिसमें मोस्टली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है एक्सक्लूसिवली जो आई के इसी पे एक ही छत के नीचे हर किस्म की जो मशीनरी फैसिलिटी जितनी भी आंखों की बीमारियां हैं, जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं, जैसे काला मोतिया है, अब तो शायद उसका भी इलाज मुमकिन हो चुका है और वो भी किया जा रहा है। तो अंडर वन रूफ तमाम किस्म के ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पर हो रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी, हर किस्म की मशीनरी हमारे पास मौजूद है जो किसी भी अच्छे अस्पताल में हो सकती है।
और ऑल काइंड ऑफ सर्जरी, जो किसी भी पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल में किसी किस्म की भी सर्जरी जो मुमकिन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्पताल में हो रही हैं। 18-19 हमारे पास डॉक्टर्स हैं आई के, जिसमें 4-5 तो प्रोफेसर हैं, बाकी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कंसल्टेंट से कम हम नहीं रखते, जिनके पास पाकिस्तान की हाईएस्ट डिग्री FCPS होगी वही हमारे पास, उनको पॉइंट किया गया। ठीक है, ज़बरदस्त। तो क्या पैटर्न है, क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि जितनी महंगाई आज हो चुकी है, जितना लोग मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ देने के लिए कोई काम किया जा रहा है, वो मैं चाहूँगा आप स्पेसिफिकली बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, आंखों का अगर इलाज करवाना चाहते हैं और अगर कोई वहाँ पर उन्हें फैसिलिटी मिलती है, कोई डिस्काउंट अगर मिलता है या मुफ्त इलाज की सहूलत आप फराम कर रहे हैं? जी, हमारा जो है ना जी, सुबह 8 से 2 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक, ये हमारी टाइमिंग है। ठीक है। और इसमें मोर देन 1000 पेशेंट जो है ना डेली आ रहे हैं, जिनसे सिंगल पेनी भी नहीं ली जा रही। अच्छा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। बॉक्सेस पड़े हुए हैं, अगर कोई डोनेट करना चाहे तो इसमें तमाम प्रोसीजर है, ऑपरेशन, सर्जरी, लेंसेज। ये तो बात हो रही है आउटडोर की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन है वो भी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक बंदा आता है कि ये मैं तो डिजर्व नहीं करता, मैं मोस्टली हमारा तो ज़कात से ही सारा चल रहा है ना, लोगों की सदकात ज़कात जो है उसी से हम सारा ये चला रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो कहता है कि जितना खर्चा है वो हमसे ले लें। मतलब एक हम ऑपरेशन 6000 का करते हैं मोतिया का, 15 साल से 6000, हल्के कितने रेट बढ़ गए, हमने वही रखा हुआ है कि ताकि जो वाइट कॉलर है ना वो उसी में वो खुश हो जाता है कि यार मैंने चलो पैसे तो मैंने दिए, अदरवाइज हम लेने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी ठीक है। अगर मुखैर हज़रात ये कहते हैं कि जी हम पे कर सकते हैं तो उनको वो कर सकते हैं। तो 20% जो लोग हैं ना वो हमें खर्चा जो है ना वो दे देते हैं। ठीक है। जो हम 6000 का कर रहे हैं, 30-40,000 का हो रहा है। वो देखता है कि मशीनरी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पूरा जो आउटडोर है हमारा 20 टन के AC वहाँ पे लगे हुए हैं, लोग बड़े सुकून के साथ कंफर्टेबली वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद अगले 20% लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास इतने भी नहीं है, या नॉन मुस्लिम है उनके पास ज़कात नहीं है, तो फिर हमारे पास जो डोनेशन होता है उसमें से नॉन मुस्लिम को हम फ्री कर देते हैं। और जो दूसरे होते हैं डिजर्विंग, जो कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, बाकी उनका डोनेशन में से कर देते हैं। तो मोर देन 60% ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं दे पाते। ठीक है। तो उनको हम एक फॉर्म दे देते हैं, जी आप किसी भी दुकानदार से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, किसी भी बंदे से, मस्जिद इमाम मस्जिद से आप स्टैंप लगवा लें। ठीक है। टीचर से लगवा लें जी वाकई आप मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक है। तो 1 विंडो ऑपरेशन है। ठीक है। हमारे पास फाइल बाद में आएगी, लेकिन उसका ऑपरेशन जो है हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। उसमें काला मोतिया भी उसके ऑपरेशन भी हैं, सफ़ेद मोतिया के भी हैं। मतलब सफ़ेद मोतिया के जो हैं बगैर स्टिच के और बगैर इंजेक्शन के अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्जरी जो है वो कर रहे हैं। रेटिना की सर्जरी है, फिर स्क्विंट है, टेढ़ापन के वो हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम अभी तक 555 कॉर्निया जो है वो ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन किसी से टेढ़ी पैसा भी हम नहीं लेते। और बिल्कुल फ्री उनको खाना पीना, अगले दिन क्योंकि रात को वो स्टे करेंगे, बेहोशी में होता है अंडर GA, तो अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो के। अच्छा, आयरोज हम देख रहे हैं, मेडिकल की फील्ड या किसी भी फील्ड की बात कर रहे हैं, आयरोज हम नई डेवलपमेंट देख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है। इक्विपमेंट की मैं बात पूछना चाहूँगा, जैसे इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट वहाँ पर मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हैं, मतलब स्लिट लैंप है हमारे पास, वो बिल्कुल न्यू है। 5 साल के बाद हम उसे किसी और को दे देते हैं, छोटेदारों को, फिर हम नए परचेज कर लेते हैं। इस तरह कंप्यूटर पे होता है, स्लिट लैंप है वो है। इसके बाद फिर हम एक और बड़ी हमारी अच्छी बात है कि एक काले मोती के लिए हमने कंप्यूटर एयर पफ टोनोमीटर रखा हुआ है, जो कि आम क्लिनिक पे नहीं होते हैं। उससे ये होता है कि आम लोगों को काला मोतिया ग्लोकोमा हो जाता है, जब हो जाता है तो तब ट्रीटमेंट शुरू होती है। लेकिन हम वेरी फर्स्ट स्टेज से ना उसका 1000 पेशेंट आ रहा है तो हमने उसका IOP जो है, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो चेक करना है कि ये कहीं ट्रेवल तो नहीं कर रहा काले मोतिया की तरफ। सफ़ेद मोतिया का तो ट्रीटमेंट है ना कि उसको लेंस आपने डाल दिया तो वो बड़ा खुश के मुझे बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन ग्लोकोमा में जो आपकी नज़र जो है जितनी वो डैमेज हो जाएगी ना, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए उसके लिए फिर एक AG वैल्व होता है या कोई ऑपरेट करके उसको बचाना होता है इस आंखों के, जहाँ तक डैमेज हो चुकी है यहाँ तक तो रहे, बाकी को बचा लिया जाए। तो इस तरह उसके लिए हमारे पास एक विजुअल फील्ड है, जिससे टेस्ट से पता चलता है कि ये कितने, वहाँ पे 25% जब ग्लोकोमा हो जाए तो बताते हैं। और एक लेटेस्ट हमारे पास OCT है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो इस वक्त दुनिया में लेटेस्ट मशीन है। ये 3D पे उसके पूरे कॉर्निया को, मैकुला को, ऑप्टिक नर्व को, हर चीज़ को बता देती है कि कहाँ पर
ये डिजीज़ है। जैसे अल्लाह ताला ने कॉर्निया ने इसकी 5-6 लेयर्स रखी हुई हैं और फिर रेटिना है उसके 10 लेयर हैं, वो एक एक लेयर को 3D पे जो चीज़ पीछे से नज़र नहीं मशीन पे आ रही वो भी उसको बता देता है। इस तरह फिर एंजियोग्राफी आंख की हो रही है जिस तरह दिल की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा कुछ अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं आंखों की हिफाजत से मुताल्लिक, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इस तरह के कैंप्स का इनेकाद करते हैं? जैसे कराची में हमने देखा कि अभी एक वबा आंखों को लेकर फैली हुई थी, उस पर कोई काम किया गया हो? हाँ, पिछले हफ्ते भी हमारा एक मदरसा था तो वहाँ से उन्होंने कहा जी हमारे कोई 10-15 जो है ना पेशेंट हैं तो उनको इन्फेक्शन हो गई, आजकल इन्फेक्शन काफ़ी वायरल हुई। तो हमने कहा जी ठीक है हम परसों आपके पास आते हैं। आप परसों गए तो जनाब उधर 50 पेशेंट जो है ना वो उनके इन्फेक्टेड हो गए हुए थे, उनके डायग्नोस हुए। फिर तो उसके 2 दिन बाद फिर 150 तक पहुँच गई। फिर हमने अपना कैंप वहाँ पर लगाया, उन सबको मेडिकेशन वगैरह सारी फ्री मेडिसिन दी। इसके अलावा जो आपने अनवर भाई फरमाया है कि कैंपिंग का, तो हमारा ये संडे को नारोवाल में कैंप है जो कमिंग संडे है और ये 604 हमारे कैंप जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। 603 अभी तक हम लगा चुके हैं और हर संडे को हमारा पूरे पंजाब में KPK तक भी अभी 2 हफ्ते पहले हमने एबटाबाद में KPK में वहाँ पर लगाया था। तो हमारे पास पूरी एक टीम है जिसमें स्लिट लैम्प और कंप्यूटर वगैरह लेकर जाते हैं। वहाँ चेक करने के बाद उनको NK भी फ्री दी जाती है, मेडिसिन भी फ्री दी जाती हैं और फिर स्टेट ऑफ द आर्ट एक हमारे पास तकरीबन 32 फुट लंबा लेंथ है उसकी, वो मोबाइल आई ऑपरेशन थिएटर है और जो उसके प्रोटोकॉल होते हैं कि एक तरफ से डॉक्टर्स का रास्ता है, दूसरे से पेशेंट आएंगे और वहाँ पर वो चेंजिंग रूम है, फिर स्क्रब एरिया, फिर डॉक्टर थिएटर में चला जाएगा। फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी के अलावा उसमें सोलर लगा हुआ है, UPS लगे हुए हैं और उसके बाद उसमें अपने तमाम फैसिलिटीज मौजूद है। ठीक है, मुश्किल नहीं कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, चेयरमैन अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल हमारे साथ इलेक्शन थे। बड़ी नेकी का ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा, लोगों को ये कहना भी चाहूँगा कि जो इनका इदारा है वो 100% लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सहूलियात मैसर कर रहा है। तो हमें ऐसे जितने भी इदारे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे दिमागी सेहत से मुताल्लिक, क्योंकि किसी भी किस्म का जो तनाव है वो हमारी दिमागी सेहत को बहुत हद तक मुतासर करता है। जैसे अगर हम हालिया दिनों की बात करें तो महंगाई की एक शदीद लहर है जिसने लोगों को शदीद मुतासर किया है। अवाम जो कि महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, सिर्फ बिजली के बिलों की अदायगी के लिए अपनी इंतहाई ज़रूरी चीज़ें बेचने पर भी मजबूर हो चुके हैं, बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जिस वजह से वालिदैन इस वक्त शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। और बहुत से ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं जबकि जहां वालिदैन ने खुदकुशी भी की है, अपने बच्चों को भी उन्होंने दरियाओं में फेंका है। तो इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात मुआफिया मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। एक गैर मामूली हालात हैं जिनमें अब हम रह रहे हैं। पहले जो लोग ठीक ठाक ज़िंदगी भी गुजार रहे थे, आज हम देख रहे हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जो सबसे मेन रीज़न है आज के दौर में वो महंगाई है। जब हम अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते तो फिर हम खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज नहीं होगी। सिचुएशन पहले भी थी, महंगाई पहले भी थी, लेकिन वही बात है हमारे अखराजात उस तरह से एक्सपेंसेस थे कि हम मैनेज कर पा रहे थे। वक्त के साथ साथ एक्सपेंसेस बढ़ गए, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी हैं लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि लेट्स लीव पाकिस्तान, हमें बाहर चले जाना चाहिए, यहाँ पे तो हमें रह के वही जहनी नफ्सियाती मसाइल होंगे, हम जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सकते। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो यू हैव टू बैटल दिस सिचुएशन की जो सिचुएशन है इसके पीछे रीजन क्या है। हम मुल्क को चेंज नहीं कर सकते, हम माहौल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी इंडिविजुअल तौर पे सोसाइटी में क्या सर्व करें। हम ये तो देख ही नहीं रहे कि जो मेरी एक इनफरादी तौर पे एक जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हालात से भाग के या तो खुदकुशी कर रहा हूँ या मैं हालात से भाग के दूसरों को गाली गलोच कर रहा हूँ। हम यही कर रहे हैं कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। हमारा जो अपना एक इनफरादी तौर पे रोल है हम उस पर काम नहीं कर रहे और इसी की वजह से हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर लिया है कि जिंदगी सही नहीं हो सकती। हर दुनिया का गम हमारे साथ है, कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है जो सिचुएशन है। अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो हम एक मैनेजेबल बजट में, आई नो सिचुएशन बहुत वर्स है लेकिन हमने सर्वाइव भी तो करना है ना। हम ये तो नहीं, खुदकुशी सोल्यूशन नहीं है, भागना सोल्यूशन नहीं है। वी हैव टू सर्वाइव दिस सिचुएशन। तो उसको हमने एक अच्छी मूवमेंट के साथ करना है, लाइक प्रेजेंट मूवमेंट के साथ। हम
ओवरकम कैसे किया जाए? एक इंसान की तनख्वाह 30,000 है, 35,000 उसका बिजली का बिल आ जाता है, वो तो डिप्रेशन में जाएगा, घर में भी वो लड़ाई झगड़ा करेगा। और जो बुनियादी रीजन आज के दौर में हम डिप्रेशन की देख रहे हैं वो पैसे की कमी है, और यही वो डिप्रेशन है जो बाद में बहुत सी बीमारियां भी होते हैं और बहुत से फिर ऐसे वाकयात होते हैं जो कि मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि फिर लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी 2-3 रीजंस हैं। देखिए वही बात है, हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको ये हेल्प आउट कर रहे हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखनी है जो आपको हेल्प आउट कर सकें। हमने अपने पूरा दिन का लाइफस्टाइल भाग रहे हैं हर चीज के पीछे, किसी ना किसी तरह से हम अपनी फाइनेंस को बेहतर कर ले, लेकिन उस सारी सिचुएशन में हम अपनी जात को टाइम नहीं दे रहे। लाइक मुझे भी तो अपने आप को मेंटली वेंटिलेशन के तौर पे प्रोसेस से गुजारना है, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ? मैं मी टाइम बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली। तो उसमें हो सकता है आप कोई भी हेल्दी एक्टिविटी, फॉर इंस्टेंस वॉक है, जिमिंग है, एक्सरसाइज है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज्यादा शशकों वाले लाइफस्टाइल की तरफ चले, लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें मैनेज करें, उसमें वॉक है, मेडिटेशन है, कुछ भी ऐसा करें जो कि आपको थोड़ा सा किसी हद तक इजी करे। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी जो हॉबीज है, आप वो काम ना करें जो आप नहीं करना चाहते, आप वो काम करें जो आपको करना पसंद है। एटलीस्ट देखें, हम उस सिचुएशन को, हम बिल को कम नहीं कर सकते, हम मुल्क की हालात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपकी जो इंटरनल स्टेट है, जो आपका माइंडसेट है, उसको तो बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए डीप ब्रीथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PMR है जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, मेडिटेशन है, माइंडफुल है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद है और इसमें बहुत से डिफरेंट एक्सरसाइजेस मौजूद हैं कि एटलीस्ट आप अपने लाइफस्टाइल को तो बेहतर करें। किसी और सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की तरफ लेकर आएं। कि जैसे आप पार्क में जाकर अगर बैठ जाते हैं, किसी दरिया किनारे बैठते हैं, समुद्र किनारे बैठते हैं, थोड़ा अपने आप को वक्त देते हैं, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी, वही बात आ जाती है। अगर पैसे की कमी है तो ये वो एक्टिविटीज हैं जहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम कहते हैं नहीं जी पैसे नहीं है तो हमारी जिंदगी में कोई खुशी आ नहीं सकती। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो एक हमारी एलिमेंट है, प्राइमरी एलिमेंट है जिसकी वजह से हम सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। हम फिर वही बात है कि हम सिचुएशन से भागना चाहते हैं, हम सिचुएशन के साथ लड़ना नहीं चाहते। तो अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? वही बात है, भागना, एस्केपिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, वी हैव टू फेस दैट सिचुएशन। यही माफिया, यही जो भागदौड़ है, हम देखते हैं कि जो आजकल जो मर्द हजरात हैं वो सिर्फ इसी दौड़ में हैं कि वो अपनी फैमिली को अच्छा खिला सकें, अच्छे कपड़े पहना सकें, हर तरह से फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन उसी मर्द को अपनी जिंदगी के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। बेशक वो कोई खातून भी है, मैं खातून की भी बात करूंगा जो कि जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, तो वो मी टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे माशरे में। अच्छा, यहाँ पे मी टाइम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है सेल फोन यूज करना, ठीक है, क्योंकि हम अपने मी टाइम को समझते हैं सोशल मीडिया यूज कर लिया, वेबसाइट्स या डिफरेंट गैजेट्स यूज कर लिए, दैट इज कॉल्ड मी टाइम। ऐसा नहीं है, मी टाइम में सिर्फ आप हैं और सिर्फ आप ही हैं। हम लोग अपने आप को, वही बात है कि आप वॉक कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिसमें आप अपनी जात के साथ कनेक्ट हैं, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग वो काम नहीं करते, हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाते हैं। तो इसलिए अगर मी टाइम भी गुजारना है, उसमें आप सबसे पहले डिफाइन करें कि जो काम आपको करना पसंद है, वही जैसे मैंने पहले कहा, स्विमिंग कर लें, जिम कर लें, वॉक कर लें, डांसिंग कर लें, व्हाटएवर यू वांट, जो चीज आपको रिलैक्स करती है। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे माशरे का एक जो भी पैटर्न बन चुका है वो ये है कि कमाने वाला एक है और खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। इस पर भी काम नहीं किया जाता कि जो लोग भी घर में मौजूद हैं, जो बालिग हो चुके हैं, मतलब चाइल्ड लेबर की हम बात नहीं कर रहे, आजकल तो हम वही ज्यादा देख रहे हैं कि उनको कामों पे भेजा जा रहा है पूरा घर चलाने के लिए। जैसे अगर किसी के 10 बच्चे हैं, लेकिन जो लोग बालिग हो चुके हैं, शायद अब वो हालात बिल्डअप हो चुके हैं कि अब तमाम लोगों को काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि देखें यही हमारे जो दूसरे ममालिक हैं उनसे हमें डिफरेंशिएट क्या करता है कि वो लोग जैसे ही बच्चा अपने एडल्टहुड की तरफ आता है कि बालिग हो गया, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता है। आजकल आप देखिए इतने कोर्सेज हैं, Amazon है और ऑनलाइन टेक ने इतना ज्यादा एक एडवांस रीच लेकर आया, तो उसमें हम क्यों नहीं काम करते? हम लोग कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा गेम डेवलप कर रहा है, वो अपना खुद अर्न कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो हमारे एज अ पेरेंट हमने अपने बच्चों को सिखाना है, हम उन्हें डिफरेंट कोर्सेज में एंगेज कर सकते हैं, रादर देन हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज तो करते हैं लेकिन वो कोई हेल्पफुल नहीं है। हमने, क्योंकि जो आने वाला वक्त है वो आपको पता है टेक का चल रहा है और टेक ही चलेगा, तो हमने अपने बच्चों को एटलीस्ट इतना सिखाना है कि वो घर में भी बैठे हैं तो वो एटलीस्ट अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। मतलब आप देखें बहुत सी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं। स्पेसिफिकली जो लोग डिप्रेशन में हैं, एक पूरी फैमिली को चाहिए कि वो किस तरह से अपने उस घर के फर्द को उस डिप्रेशन से निकालने में मदद करें। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज है कि आपके पार्टनर्स की कम्युनिकेशन कैसी है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पाउस की कम्युनिकेशन इस तरह से होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, दैट्स इट, हम लोग प्रॉपर्ली बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू सिट और इस पे बात करें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसकी फिर सॉल्यूशन की तरफ चलें। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर पार्टनर्स के दरमियान लड़ाई है, सारा घर वाले अगेंस्ट चल रहे होते हैं, हम उनको बैठ के बात करने की स्पेस नहीं देते। तो सबसे पहले जरूरी है उस चीज को डिस्कस
करें, क्योंकि देखें बजट चेंज नहीं होगा लेकिन हमने उन चीजों को बैलेंस तो करना है ना, तो एटलीस्ट कोशिश तो करें। हम कोशिश भी नहीं करते और हम कहते हैं हम एक दूसरे के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें खत्म कर देना चाहिए, फैमिली खत्म कर देनी चाहिए, तो ये सोल्यूशन नहीं है। हमें उस चीज को फेस करना और बड़े ही प्रॉपर वे में। अगर वहां पे आपको नहीं समझ आ रही तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, काउंसलर्स बात करने की भी इस पर बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात मुआफिया मलिक, हमारी कन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।